बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 45 है और हम इसमें डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। तो चलिए टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो है वो एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसमें जनाब हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस और उसकी जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ इस तरह से। न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो बम्बारमेंट होती है, फिशन रिएक्शन होता है और ये भी आपको सारा नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो कुछ इस तरह के ही हम जो है वो आइसोटॉप्स के यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो इसको भी मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट पे इंशाल्लाह लेक्चर में। तो अब बढ़ते हैं यूजेस की तरफ। तो हमारा टॉपिक है दी एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन साइंस एंड मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स। आइसोटोप्स हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस। यानी कि हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में आइसोटोप्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। द बिगेस्ट एप्लीकेशन इज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के अंदर जो है वो इसकी बड़ी जो है वो डिमांड है, बड़ा इस्तेमाल होता है। दे आर अप्लाइड इन डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ लाइक कैंसर। तो हमारे पास ये डायग्नोसिस तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होता है, रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं रेडियोथेरेपी के अंदर, और ट्रीटमेंट होती है कैंसर की इनके ज़रिए, आइसोटॉप्स के ज़रिए। तो मज़ीद यूजेस देखते हैं जी हम। यूजेस विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। हमें पता है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हर रोज़ से रोज़ एडवांस हो रहा है, जदीद हो रहा है। द आइसोटोप्स हैव फाउंड मैनी एप्लीकेशंस इन आवर लाइव्स। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर आइसोटोप्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात जो है वो फाउंड हो रहे हैं। उनका जो इस्तेमाल है वो हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भाई फॉलोइंग आर द मेजर फील्ड्स इन विच आइसोटोप्स हैव वास्ट एप्लीकेशंस। तो जो मेजर फील्ड्स नीचे दी गई हैं कि जिनमें जो है वो आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है जी। तो ये किस तरह से होती है हमारे पास? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर आइसोटोप्स लाइक P32। तो हमारे पास स्किन कैंसर के लिए आइसोटोप जो है P32 क्या है जी? हमारे पास फास्फोरस है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और इसके अंदर क्या है, 2 न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा हैं, तो मीन 17 न्यूट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है। तो इस तरह से ये P32 बना। एंड SR90। अब SR90 क्या है जी? आपके पास बेसिकली स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम का सिंबल होता है SR, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास होता है 38। और इसमें जनाब हमारे पास टोटल 52 न्यूट्रॉन्स हैं और 38 जो है वो हमारे पास प्रोटॉन है। तो 14 न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा हैं प्रोटॉन से, तो इसलिए इसका जो मैथ नंबर है वो 90 है। तो इसलिए इसे लिखा है SR90। आर यूज्ड बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। तो इनमें से क्या होता है, हमारे पास बीटा रेडिएशन जो हैं वो निकलती हैं जो कि लेस पेनिट्रेट हैं, कम सरायत करते हैं, कम जो है वो उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों से गुजरने की जो सलाहियत है वो कम होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं भाई? स्किन कैंसर के अंदर। कौन कौन से? P32 एंड SR19। फास्फोरस 32 है और स्ट्रोंशियम है, ठीक है, इसे आपने इस तरह ही लिखना है SR90। उसके अलावा भाई फॉर कैंसर CO60। अब ये CO60 बेसिकली कोबाल्ट है, ठीक है, और कोबाल्ट का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 27 है और इसमें जो है वो 33 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से 27 + 33 जो है वो हमारे पास 60 होते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह से हमारे पास ये कोबाल्ट 60 एटॉमिक इसका मैस जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अफेक्टिंग विद इन द बॉडी इज़ यूज बिकॉज इट इमिट्स स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। तो जो हमारे पास कोबाल्ट है 60, ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? अफेक्टिंग है बॉडी के अंदर, ये हमारे पास जो है वो क्योंकि स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज, ये गैमा रेज इससे निकलती हैं जो कि बहुत जो है वो ताकतवर होती हैं और ज़्यादा जो है वो चीज़ों के अंदर से गुजर सकती हैं, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल होता है? कैंसर के लिए, ताकि कैंसर की जो है वो
तशख़ीस हो सके और उसका जो है वो इलाज इसके ज़रिए मुमकिन हो पाता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी यूज़ेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसमें से लाजमी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। ठीक है, तो आपने इसे डिटेल से और अच्छे से समझ लेने हैं। उसके बाद है जी इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो इसके एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यूजेस राइट द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। तो भाई हमारे पास ये ट्रेस करने के लिए, उसकी डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, कि हमारे पास शनाख्त करने के लिए और मेडिसिन में किस तरह से इस्तेमाल होता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स are used as tracers in medicines to diagnose the presence of tumor in the human body। तो ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्यूमर होता है उसको उसकी शिनाख्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, मौजूदगी कहाँ पे मौजूद है पता लगाने के लिए। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन 131, तो भाई आयोडीन हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है और इसमें जो है वो 78 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसका मैस जो है वो 131 बना। ठीक है, 25 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा हैं। तो भाई आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो गोइटर है उसकी शिनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिमिलरली टेक्नीशियम इज़ यूज टू मोनीटर द बोन ग्रोथ। तो हमारे पास जो हड्डियों की नशो नुमा है उसके लिए हमारे पास टेक्नीशियम जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट यूज़ इसका आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। ठीक है, द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन एक्सेट्रा। तो हमारे पास ये किस लिए यूज़ होता है जी, रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स हैं ये एस्टिमेट अंदाज़ा लगाने के लिए कि जो हमारे पास फॉसिल्स फ्यूल्स हैं कदीम ज़माने के, हमारे पास मुर्दा जानवर अपना मुर्दा जो है पौधे हैं, एनिमल्स हैं या फिर स्टोन्स हैं, पत्थर हैं पुराने ज़माने के, कदीम ज़माने के, तो उसका जो है वो अंदाज़ा लगाने के लिए कि भी कितने साल पुराने हैं, तो उसका अंदाज़ा इससे लगाया जाता है। ठीक है, द एज ऑफ डिटर्मिनेशन of very old object based on the half life of the radioactive isotope is called radioactive isotope dating। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग की ये बेसिकली डेफिनेशन है। ठीक है जी, कि हम क्या करते हैं हाफ लाइफ के हिसाब से उसकी देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी कितनी एज है। ठीक है, An important method of age determination of the old carbon containing object fossils by measuring the radioactivity of C14 in them is called radiocarbon dating or simply carbon dating। तो ये भी important है, कार्बन डेटिंग के हवाले से आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है भाई, ऊपर वाले में क्या था रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, उसमें हम देखते हैं कि एक जो एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसकी हाफ लाइफ कितनी है, फिर हम देखते हैं कि भी अब कितना बाकी है, तो असल में इसको कितना होगा और कितना पुराना ये कोई चीज़ है जिसके बारे में जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, एक तो वो हो गया ना कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, कि उसमें उसकी हाफ लाइफ देखेंगे कि जिसके अंदर उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके हाफ रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं, वो वक्त जिसके दरमियान जिसके बाद जो है वो रेडियो एक्टिव उसकी हाफ जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास उसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एन इम्पॉर्टेंट मेथड उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, कार्बन के हवाले से हम देखते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या कहलाता है, कार्बन डेटिंग कहलाता है। ठीक है, उसमें हम कार्बन की मिकदार के हवाले से उसको मेजर करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होगा भाई, केमिकल रिएक्शन में आइसोटॉप्स का क्या इस्तेमाल है और स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ चीज़ों के स्ट्रक्चर जो उसका ढांचा है उसके बारे में हमें मालूमात कैसे मिलती हैं। The radioisotopes are used in chemical reaction to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इसको
जो है वो फॉलो किया जाता है, ताक़ुब किया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, क्यों, कैसे पता चलता है भाई। आपको पता है ना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हर टाइम पे रेडिएशन जो है उनसे निकलती रहती हैं, क्योंकि वो उनके जो हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी जो है वो खारिज करते हैं, ठीक है, जिसमें से मुख्तलिफ रेडिएशन की वेव में एनर्जी खारिज करते हैं, जिसमें से इसलिए फिर हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से हर वक्त जो है वो एनर्जी इमिट होती रहती है। तो इसलिए हमें इजीली जब एनर्जी इमिट करते हैं तो पता चल जाता है कि अब जो है इस वक्त कहाँ मूव कर रहे हैं वो। ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, तो हम जो है रिएक्शन के दौरान उन पे नज़र रखते हैं कि कहाँ कहाँ एनर्जी जो है वो जा रही है, अब कहाँ से खारिज हो रही है। तो इस तरह हमें जो है वो सारे तरीक़ेकार का रिएक्शन का जो है वो स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल C14 इज़ यूज टू लेबल CO2, हमारे पास CO2 के अंदर चूँकि C14 यूज़ होता करते हैं और CO2 बनाते हैं, तो इस तरह से हमें CO2 जहाँ जहाँ मूव करती है उसका हमें पता चल जाता है कार्बन के ज़रिए। As CO2 is used by the plants for photosynthesis to form glucose, its movement is detected to the various intermediate steps up to the glucose। तो हमारे पास कहता है कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है, आपको पता है कि सूरज से जो रोशनी लेके पौधे अपनी खुराक बनाते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो उसमें ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली, तो जिससे वो इन बाद में एनर्जी लेते हैं पौधे। तो उसमें क्या होता है कि जो इसकी मूवमेंट होती है इसको डिटेक्ट किया जाता है कार्बन 14 की मदद से, और फिर इसके जो वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं कि अब कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब किधर जो है वो मूव की, तो उसके ग्लूकोज बनने तक के अमल को जो है वो हम मेजर करते हैं और मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें जो है वो केमिकल रिएक्शन और उसका जो तरीक़ाकार है उसका मालूमात जो है वो मिलती हैं। उसके बाद है भाई एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो भाई हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कैसे बनती है अभी इलेक्ट्रिसिटी? जब हमारे पास कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, कि ऐसा रिएक्शन जिसको हम हमारे कंट्रोल में होता है कि जितना हमने उसे चलाना है उतना तक चलाना है, बाद में हम उसे बंद भी कर सकें। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपको पता है कि एटॉमिक बम जो धमाका हो जाएगा और सारा जो है वो तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हम उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, ये ना हो कि कंट्रोल से बाहर हो जाए और एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो शहर के शहर जो है वो तबाह हो सकते हैं। तो भाई फिशन रिएक्शन क्या होते हैं? हमारे पास ऐसा रिएक्शन, ठीक है, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियस जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाता है। अब भी कैसे दो बन जाते हैं, एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस कैसे बनते हैं? जब उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन, एक स्लो न्यूट्रॉन बम्बारमेंट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो उसके स्प्लिट हो जाता है। अभी कैसे स्प्लिट होता है आपको एनिमेशन में दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं जी, हमारे पास ये स्लो जो था न्यूट्रॉन था वो न्यूक्लियस पे गया, और आपको देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 न्यूट्रॉन्स बने हैं और 2 आपको न्यूक्लियस, दोबारा से देखें जी, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे आस्ते आस्ते लगा, फिशन रिएक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा एनर्जी हुई और हमारे पास जो है वो 2 न्यूक्लियस बने और 3 जो है वो न्यूट्रॉन्स बने, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पास हुआ कि बेसिकली जो है वो एक न्यूट्रॉन था, इधर से अगर हम देखें बाएं जानिब से तो न्यूट्रॉन, ठीक है जी, हमारे पास 0 1, ठीक है, और यहाँ पे जनाब यूरेनियम पे लगा और हमारे पास अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियस हो गया और उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हुई और हमारे पास जो है वो एक तो जनाब हमारे पास क्या बना, बैरियम बना, नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास क्रिप्टॉन बना Kr, ठीक है, और साथ में आप देख रहे हैं 3 जो है वो स्मॉल न्यूट्रॉन्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी मज़ीद आप देख लें कि हमारे पास न्यूट्रॉन और यूरेनियम जो है उस पर लगा और देखें कि कैसी एनर्जी वो प्रोड्यूस हुई और 2 हिस्सों के अंदर उसका न्यूक्लियस जो है वो टूट गया। अब दोबारा से बुक पे चलते हैं जी, आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद दिखाते हैं किस तरह से वर्किंग होती है इलेक्ट्रिसिटी बनने तक। तो जी फॉर एग्जांपल कहता है कि यूरेनियम 235 इज़ बम्बार्ड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो यूरेनियम 235 जो है इसका मैस नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर जब हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बारमेंट करवाते हैं
द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस बैरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। तो आपको दिखाया भी है एनिमेशन के अंदर कि किस तरह से रिएक्शन हुआ। तो अभी आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा कि यूरेनियम था, इसके ऊपर जनाब न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई और हमें क्या मिला, एक बैरियम मिला न्यूक्लियस, एक हमारे पास क्रिप्टॉन मिला और 3 न्यूट्रॉन और साथ में क्या मिली जी, एनर्जी। ठीक है, तो अब आपको भूलेगी नहीं ये क्योंकि आपने एनिमेशन देख ली है। तो भाई उसके बाद क्या होता है, a large amount of energy is released which is used to convert water into steam in boilers। हमारे पास क्या होता है, इस एनर्जी से क्या करते हैं हम, बॉयलर्स के अंदर जो पानी होता है, क्योंकि हीट होती है ना एनर्जी में, हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उससे क्या होता है, इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है कि हमारे पास जो है वो पानी उबलने लग जाता है। तो भाई जब पानी उबलता है तो क्या होता है, द स्ट्रीम, भाप बनती है। देन ड्राइव द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और भाप में आपको पता है कि कितनी ताकत होती है, कभी आपने प्रेशर कुकर जो है वो देखा हो तो उसके ऊपर जो हम उसकी सीटी है वो देखते हैं तो किस तरह जो है वो उछल रही होती है भाप से। इट मीन्स कि हमारे पास स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और वो चीज़ों को हिला और घुमा सकती है। तो क्या करती है बेसिकली, ड्राइव द टर्बाइन, टर्बाइन जो हमारी लगी होती है उसको घुमाती है बहुत ज़ोर से, जिससे हमारे पास जो है वो जनरेटर घूमता है और जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ अ पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो ये कौम की जो है वो तरक्की के लिए एटॉमिक एनर्जी का बहुत जो है वो पुरअमन इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, आप ले चलते हैं एनिमेशन की जानिब। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो है मदद देते हैं। और इसमें से आपको जो भाप नज़र आ रही है तो ये बेसिकली कंडेंसर हैं, ठंडा करते हैं सारे अमल को। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से वर्क हुआ, आपको बताते हैं जी। तो ये देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ठीक है, इस जगह पे, और इस जगह पे जब रिएक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो गर्म पानी हो गया। ठीक है, और जो भाप थी उसने इस टरबाइन को जो है वो घुमा दिया, आपको नज़र आ रही है घूमती हुई। और जब ये टरबाइन घूमी तो साथ में ये जनरेटर भी घूमता हुआ नज़र आ रहा है, तो जनरेटर घूमा। और जब जनरेटर घूमता है तो आपको पता है कि हमारे पास जब जनरेटर चलता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे पास इन खम्भों पे गई और फिर उससे आपके जो है वो घरों पे गई और ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चली आई और आपकी जो है वो रोशनी मिल गई सबको। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे क्या होता है, जो आपका गोल गोल सा आपको अभी दिखाया पिक्चर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के जो बड़े बड़े से आपके पास थे इस तरह से चिमनियाँ सी जिसे बोल लें आप, कि इसमें से जो है वो ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये बेसिकली कंडेंसर के आगे लगे होते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और जिसमें हमने यूजेस को बड़े अच्छे से डिस्कस किए हैं और आपको ये दिखाया है कि किस तरह से हम पावर जनरेट करते हैं जो है एटॉमिक एनर्जी से। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।